नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, हमारे चल रही है भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसका आज हम पार्ट 6 लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों, इसके बाद में हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे और उसके बाद बायोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। तो राजस्थान पुलिस से पहले हम विज्ञान में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को एक बार ज़रूर देख लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस, रेलवे, पटवार, इनमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें से। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न ये रहा, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा पहला ऑप्शन सुनी जा सकती है, दूसरा नहीं सुनी जा सकती, तीसरा कभी कभी सुनी जा सकती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे जो होती है वो मनुष्य नहीं सुन सकता। क्या नहीं कर सकता? नहीं सुन सकता, मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि इनकी आवृत्ति उच्च होती है। इनकी आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। कितनी होती है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। वो होती है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों को अपने जो जानवर होते हैं, जैसे चमगादड़ है, डॉल्फिन है, कुत्ता है, ये वाले जीव सुन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये रहा दोस्तों दूसरा प्रश्न, शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन ध्वनि का अपवर्तन, दूसरा विस्पंदों का बनना, तीसरा ध्वनि का प्रकीर्णन, चौथा प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो दोस्तों, शिकार और परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए जो चमगादड़ या डॉल्फिन होते हैं वो कौन सी परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो अपने जो सही आंसर होगा दोस्तों, आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रतिध्वनि का निर्धारण करना। प्रतिध्वनि के कारण ही जो चमगादड़ डॉल्फिन होते हैं उनको बाधाओं का पता लग जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। पहला ऑप्शन वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, दूसरा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का होने के कारण, तीसरा ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? उसका क्या कारण है दोस्तों? उसका कारण है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता तो वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न आपके, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि? पहला ऑप्शन अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, दूसरा उसकी आंख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, तीसरा वह अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है, चौथा कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सही आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करती है, इसलिए चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। मतलब कौन से द्रव्य में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, कौन सी माध्यम में उसकी गति जो होती है वो तेज होती है? पहला ऑप्शन आपका स्टील, दूसरा वायु, तीसरा निर्वात, चौथा जल। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्टील में। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है स्टील में। ध्यान रखना दोस्तों, कितनी होती है? 5148 मीटर पर सेकेंड। 5148 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का संचरण दोस्तों निर्वात में नहीं हो सकता।
कहाँ पर? निर्वात में। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? पहला ऑप्शन ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा वायु। तो दोस्तों आंसर दीजिए जल्दी से। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर होता है ठोस माध्यम में। किस में होता है? ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। ध्वनि की चाल का जो माध्यमों में क्रम होता है वो होता है दोस्तों ठोस, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस। ये ध्वनि की चाल का क्रम होता है दोस्तों, ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। दूसरा, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। चौथा, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। तो आंसर दीजिएगा जल्दी से दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। अगर हम किसी माध्यम का दोस्तों ताप बढ़ाते हैं, अगर हम किसी माध्यम का ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है दोस्तों? ध्वनि की चाल या वेग कह दो वो भी बढ़ जाती है। अगर ताप कम होता है तो माध्यम की चाल भी ध्वनि की चाल भी कम हो जाती है। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर किसी माध्यम का दाब बढ़ा रहे हो, अगर किसी माध्यम का दाब बढ़ा रहे हो तो ध्वनि की चाल जो है वो अपरिवर्तित रहती है। कैसी रहती है? अपरिवर्तित। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। वायु में ध्वनि का वेग, पहला ऑप्शन तापमान के बढ़ने से घटता है, दूसरा तापमान के घटने से बढ़ता है, तीसरा तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, चौथा तापमान के घटने से बढ़ता है। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा तापमान के घटने से बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं, पहला ऑप्शन ध्वनि की चाल से, दूसरा ध्वनि की चाल से कम चाल से, तीसरा ध्वनि की चाल से अधिक चाल से और चौथा तापमान की घटने से घटता है। तो दोस्तों प्राध्वनिक विमान जो उड़ते हैं वो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। प्राध्वनिक विमानों की जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल से भी ज़्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न दोस्तों। मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। पहला ऑप्शन ध्वनि के, दूसरा जलयान के, तीसरा वायुयान के और चौथा अंतरिक्ष यान के। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है वायुयान के। वायुयान के संबंध में मेक अंकों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। और दोस्तों अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका फोन में, दूसरा डेसी में, तीसरा डेसिबल में और चौथा डेसिमल में। तो दोस्तों ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो मापा जाता है आपके डेसिबल में। किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। यहाँ पर समस्वरण है दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, स्वरण। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका परिवर्तन, दूसरा अनुनाद, तीसरा व्यतिकरण और चौथा अपवर्तन।
तो दोस्तों आंसर दीजिए जल्दी से। रेडियो का समस्वरण स्टेशन जो है वो अनुनाद का उदाहरण है दोस्तों। किसका उदाहरण है? अनुनाद का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका रमन प्रभाव, दूसरा डॉपलर प्रभाव, तीसरा कॉम्पटन प्रभाव और चौथा प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव कहता है कि आवृत्ति में वृद्धि होना या कमी होना, वही अपना डॉपलर प्रभाव होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन आपका बिग बिग सिद्धांत, दूसरा डॉपलर प्रभाव, तीसरा चार्ल्स नियम और चौथा आर्किमिडीज का नियम। तो दोस्तों पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। किसके कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका रेडियो तरंग, दूसरा सूक्ष्म तरंग, तीसरा अवरक्त तरंग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रात्रि दृष्टि के लिए उपकरण में जो तरंग काम में ली जाती है वो है आपकी अवरक्त तरंग। कौन सी तरंग है? अवरक्त तरंग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। पहला ऑप्शन आपका ठोस माध्यम में, दूसरा द्रव माध्यम में, तीसरा गैसीय माध्यम में और चौथा निर्वात में। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे अपने किस में नहीं चल सकती? तो आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा निर्वात। क्या होगा? निर्वात। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? पहला ऑप्शन आपका महो में, दूसरा हेनरी में, तीसरा लक्स में और चौथा डेसिबल में। तो दोस्तों संगीत यंत्र की ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वो मापी जाती है किसमें? डेसिबल में। किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो पहला ऑप्शन आपका तरंग दैर्ध्य, दूसरा विस्तार, तीसरा आवृत्ति और चौथा तीव्रता। आंसर दीजिएगा दोस्तों जल्दी से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आवृत्ति। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का आवृत्ति जो होता है वो प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन आपका ध्वनि, दूसरा जनसंख्या, तीसरा मनोविज्ञान और चौथा मुद्रा प्रचलन। तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव जो होता है उसका संबंध जो होता है वो ध्वनि से होता है। किससे होता है? ध्वनि से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन आपका रदरफोर्ड, दूसरा हेनरी बेकरल, तीसरा रोंटगन, चौथा आइंस्टाइन। तो दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था हेनरी बेकुरल। कौन था? हेनरी बेक्वेरल या बेकुरल भी कहा जाता है इनको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? पहला ऑप्शन आपके इलेक्ट्रॉनों का, दूसरा प्रोटॉन का, तीसरा न्यूट्रॉन का और चौथा नाभिक का। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाभिक का। रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण होता है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता का यूनिट मतलब इकाई, मात्रक कह सकते हैं, इकाई कह सकते हैं या मात्रक कह सकते हैं। तो रेडियोधर्मिता की इकाई पूछ रहा है अपने से। पहला ऑप्शन आपका स्त्रम, दूसरा कैंडेला, तीसरा फर्मी और चौथा क्यूरी।
तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है क्यूरी। रेडियोधर्मिता का यूनिट होता है क्यूरी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन आपका डाल्टन, दूसरा रॉन्टजन, तीसरा रदरफोर्ड और चौथा विलार्ड। तो दोस्तों आंसर दीजिए जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा रदरफोर्ड। क्या होगा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही अल्फा और बीटा किरणों की खोज करी थी, ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? पहला ऑप्शन आपका हेनरी बेकुरल, दूसरा रोंटजन, तीसरा रदरफोर्ड और चौथा डाल्टन। तो दोस्तों गामा किरणों की जो खोज करने वाले थे वो थे आपके हेनरी बेकुरल। कौन थे? हेनरी बेकुरल है, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन रेडियो सक्रियता किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? पहला ऑप्शन आपकी अल्फा किरण, दूसरा बीटा किरण, तीसरा गामा किरण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रेडियो सक्रियता किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष जो किरण होती है वो होती है आपके अल्फा किरण। कौन सी होती है? अल्फा किरण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नाभिक से निकलने वाली किरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? पहला ऑप्शन आपके अल्फा किरणों की, दूसरा बीटा किरणों की, तीसरा गामा किरणों की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। भेदन क्षमता सर्वाधिक किन किरणों की होती है? तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है दोस्तों गामा किरणों की। कौन सी किरणों की? गामा किरणों की, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? पहला ऑप्शन आपका धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य आवेश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर दीजिए जल्दी से। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऋणात्मक। बीटा किरणों पर होता है ऋणात्मक। दोस्तों अल्फा किरणों पर धनात्मक होता है, +2 आवेश होता है, और बीटा किरणों पर ऋणात्मक होता है और गामा किरणें उदासीन होती है। ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाता है बहुत बार। अल्फा और बीटा की खोज करने वाला रदरफोर्ड था और गामा किरण की खोज करने वाला हेनरी बेकुरल था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गामा किरणें किससे बनी होती है? पहला ऑप्शन आपका मेसोन कण से, दूसरा न्यूट्रिनो कण से, तीसरा हिग्स बोसोन से और चौथा विद्युत चुंबकीय तरंग से। तो दोस्तों गामा किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। किससे बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। समस्त रेडियो सक्रियता पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं? पहला ऑप्शन आपका कोरंडम, दूसरा सीसा, तीसरा कैडमियम और चौथा जस्ता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके सीसा। समस्त जो रेडियो सक्रियता पदार्थ है वो क्षय होने के बाद, विघटित होने के बाद अंतिम रूप से बदलते हैं किसमें? सीसा में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता की देश के नाम पर रखा गया है? बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन आपका रेडियम, दूसरा यूरेनियम, तीसरा पोलोनियम और चौथा पैलेडिनियम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पोलोनियम। क्या होगा? पोलोनियम। ये देश के नाम पर रखा गया है इस तत्व का नाम, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? पहला ऑप्शन आपका यूरेनियम, दूसरा थोरियम, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा पोलोनियम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम आपके रेडियो सक्रियता को नहीं दर्शाता है। बाकी यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन आपका एस्टेटिन, दूसरा फ्रांसियम, तीसरा ट्राइटियम और चौथा जर्कोनियम। तो
तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से, रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बाकी सभी रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन आपका हेनरी बेकुरल, दूसरा मैरी क्यूरी, तीसरा रदरफोर्ड और चौथा डी ब्रोगली। आंसर दीजिएगा जल्दी से दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेनरी बेकुरल। रेडियो एक्टिविटी रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग करने वाला भी हेनरी बेकुरल था। इसकी खोज भी हेनरी बेकुरल ने करी थी, ध्यान रखना। और कृत्रिम रेडियोधर्मिता का नाम आए, कृत्रिम रेडियोधर्मिता, कृत्रिम रेडियोधर्मिता की खोज करने वाली थी मैडम क्यूरी। कौन थी दोस्तों? मैडम क्यूरी। कृत्रिम रेडियोधर्मिता की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कारण की जरूरत होती है, या किस किरण की जरूरत होती है? पहला ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा पॉजिट्रॉन। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश कीजिएगा जल्दी से। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए क्या जरूरत होती है? तो आपका आंसर होगा न्यूट्रॉन। क्या होगा? न्यूट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन मैडम क्यूरी, दूसरा पियरे क्यूरी, तीसरा ऑटो हॉर्न और चौथा अल्बर्ट आइंस्टीन। तो परमाणु बम का आविष्कार करने वाले थे दोस्तों ऑटो हॉर्न। कौन थे? ऑटो हॉर्न, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? पहला ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, दूसरा नाभिकीय संलयन, तीसरा तापीय दहन और चौथा उपयुक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाभिकीय विखंडन। परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिकीय विखंडन पर काम करते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? पहला ऑप्शन आपका लेड, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा जिरकोनियम और चौथा कोबाल्ट। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा लेड। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए जो तत्व आवश्यक होता है वो होता है लेड, सीसा, पीबी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रेडियोधर्मिता मापी जाती है। पहला ऑप्शन आपका गीगर मोलर काउंटर से, दूसरा पोलारीमीटर से, तीसरा कैलोरीमीटर से और चौथा बैरीमीटर से। तो दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा गीगर मूलर काउंटर से। रेडियोधर्मिता का मापन होता है और रेडियोधर्मिता की इकाई होती है क्यूरी, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अति प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारित में किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन आपका कार्बन डेटिंग, दूसरा रेडियो आयरन डेटिंग, तीसरा यूरेनियम डेटिंग और चौथा पोटेशियम आर्गन डेटिंग। तो अति प्राचीन चट्टानों की आयु का निर्धारण किया जाता है दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि से। इसी के साथ में इसका उपयोग जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने में भी करते हैं। और यूरेनियम डेटिंग विधि से अपन पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी की आयु। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और तारों की भी आयु ज्ञात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न है दोस्तों। गंदे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर सांस नहीं ले सकता, क्योंकि गंदे पानी पर मिट्टी का तेल अगर छिड़क देते हैं तो मच्छर सांस नहीं ले सकता, क्योंकि पहला ऑप्शन ऑक्सीजन प्राप्त होना बंद हो जाता है, दूसरा पानी की श्यानता बढ़ जाती है, तीसरा पानी का प्रस्तनाव घट जाता है और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों गंदे पानी में अगर केरोसिन का तेल का छिड़काव कर देते हैं अपन तो पानी का प्रस्तनाव घट जाता है और पानी का प्रस्तनाव घटने के कारण मच्छर को श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर हमारे आसपास कहीं मच्छर पनपते हैं तो हम गंदे पानी के अंदर केरोसिन का छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 40
प्रश्न। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, फिर लेकर आएंगे हम अगली वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।